थे। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग सीडीपी का पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस क्लास में डिस्कस होंगी। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट आपके आ चुके थे, जिसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर करने की कोशिश करी है और कुछ चीज़ें जो है वो आज वाली क्लास में कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और दूसरा एक रिवीजन करने का बेस्ट मेथड है ना। इस वजह से ये वीडियोज़ आपको दी जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ लगातार जो है वो होती रहती है ना। और लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है ना। जैसे किसी की एज है, एज बढ़ेगी लेकिन एक टाइम के बाद वो रुकेगी भी सही, है ना। इसी तरह से कोई वेट है, भाई किसी का वजन है तो वजन बढ़ेगा लेकिन एक टाइम के बाद रुक जाएगा। बट जो डेवलपमेंट है वो लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार जो है वो होती रहती है। Human beings are not static entity, they keep on changing. Let us understand this change in terms of growth and development. कि हम एक स्टैटिक एंटिटी नहीं है कि भाई हम हमेशा स्थिर रहेंगे, हमारे अंदर हमेशा चेंजेस आते हैं और उन्हीं चेंजेस को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम स्टडी करते हैं। Development refers to systematic change which leads to an individual from dependency to autonomy throughout his lifetime and going from womb to tomb। यानी कि शुरुआत जो है वो जन्म से हो जाती है कि जब बच्चे का वोम में होता है, गर्भ में होता है बच्चा, और उसके बाद जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसकी लाइफ में जो है वो डेवलपमेंट चलती रहती है, कॉन्टिन्यूसली वो चलेगा। ठीक, इसके बाद इसी तरीके से अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के कई सारे टाइप होंगे, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारी पूरी की पूरी मसल से रिलेटेड होती है कि भी हमारी बॉडी मसल्स कैसे काम कर रही हैं, जो स्मॉल मसल्स हैं या जो लार्ज मसल्स हैं वो कैसे डेवलप होंगी, वो फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। इसी तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो बेसिकली हमारी लैंग्वेज से रिलेट करेगा कि एक लर्नर ने कितने अच्छे से लैंग्वेज को सीखा है। इमोशनल डेवलपमेंट उसके अंदर इमोशंस को डेवलप करता है, लाइक फियर हुआ या हैप्पीनेस हुई, सैडनेस हुई, है ना। अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ जो इमोशन है वो किसका पार्ट है, इमोशनल डेवलपमेंट का। और मोरल डेवलपमेंट एथिक्स से रिलेट करेगा कि उसमें एथिक्स एंड वैल्यूज़ किस तरीके से डेवलप हो रही है, ये इसके ऊपर बात करता है जब हम मॉरल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक, लैंग्वेज डेवलपमेंट वही चीज़ सेम आ गई, कॉग्निटिव। और सोशल में ये दोनों आ जाती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट। ठीक, देखो फिजिकल जो डेवलपमेंट है इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक होंगी ग्रोस मोटर स्किल और एक होंगी फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल में हम अपनी लार्ज मसल्स का यूज़ करते हैं, यानी जो बड़ी मसल्स हैं उन्हें यूज़ करेंगे, जबकि फाइन मोटर स्किल के अंदर स्मॉल मसल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो एक तरह से डिफरेंस भी यहाँ पर है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव तरीके से मेजर होता है, जबकि डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ के अंदर सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आते हैं, जबकि डेवलपमेंट हर तरह से होती है, लाइक फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल। ग्रोथ stop at a certain period of life but development continue till the death। डेथ तक कंटिन्यू रहती है। इट कैन बी मेजर, इट कैन ओनली असेस। इसको सिर्फ असेस कर सकते हैं बट मेजर हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट का और लर्निंग का आपस में एक रिलेशन होता है, जैसे कि हम अगर कहें तो लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। कि लर्निंग ना डेवलपमेंट का पार्ट है जो एफर्ट और प्रैक्टिस से हमें मिलती है। इंटरैक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट।
कि जब मैच्योरिटी और लर्निंग की बात आती है, वो दोनों चीज़ें इंटरैक्ट होती हैं तो डेवलपमेंट डेवलप होगी। डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ऑल द एस्पेक्ट, ये आपका हर जगह पर डेवलपमेंट होती है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर, कि आपकी मैच्योरिटी लेवल और आपकी जो लर्निंग है दोनों एक साथ काम करती है, तभी इंडिविजुअल डेवलप हो पाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट की स्टेजेस आएंगी, जिसमें सबसे पहले प्री नेटल स्टेज है जो 40 वीक्स की होती है। उसके बाद इनफेंसी स्टेज है जो 0 से 2 साल के बीच में होती है। चाइल्डहुड में 2 से 12 साल की एज आएगी और एडोलसेंस में 12 से 19 तक, 12 टू 19 आता है। ठीक है, अब यह आपके प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन भी है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल है और लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 साल है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा लैंग्वेज सीखता है, इसे हम प्री स्कूल एज बोलते हैं, यंग एज बोलते हैं, और प्री गैंग एज बोलते हैं, प्ले एज बोलते हैं। जबकि लेटर चाइल्डहुड क्या है, एक गैंग एज है, स्कूल एज है और ट्रबलसम एज है। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इनसे कि बताइए इनमें से कौन सा अर्ली चाइल्डहुड का नाम है ना, या लेटर चाइल्डहुड का नाम है, तो ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन सी बातें अफेक्ट कर सकती हैं, तो उसमें कुछ हेरिडिटरी फैक्टर होंगे जो आनुवंशिकता से रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर होंगे, ठीक है। इंटेलिजेंसी फैक्टर होगा, इमोशनली फैक्टर होंगे, और जो आपका सोशल नेचर है ना, सामाजिक जो व्यवस्था है उससे रिलेटेड होगा। और कुछ इसमें अदर फैक्टर्स आएंगे। अदर फैक्टर में देखो कौन से हैं, पेरेंटल एंड फैमिली केयर है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे रिलेटेड होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस है, क्वालिटी ऑफ नेबरहुड एंड सराउंडिंग ऑफ योर इन्वायरमेंट, आपके आसपास का वातावरण, आपका जो नेबरहुड है वो अफेक्ट करता है। क्वालिटी ऑफ द स्कूलिंग है कि स्कूलिंग जो है वो आपकी कहाँ से हो रही है, कॉलेज कहाँ से हो रहा है ना। क्वालिटी ऑफ द पीयर ग्रुप रिलेशनशिप एंड कंपनी ऑफ द चाइल्ड, किस बच्चे के साथ रहना है, उठना बैठना है, रिलेशनशिप पीयर ग्रुप रिलेशनशिप कैसे है। क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट मेड अवेलेबल टू अ चाइल्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी फैमिली से उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है, कास्टिज्म, रिलीजन, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। क्वालिटी ऑफ द एजुकेशनल एंड वोकेशनल फैसिलिटी, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, पावर एंड स्टेटस बाय द कंट्री, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो एक ग्रोथ को या डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा इनसे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हमेशा क्वेश्चन आता है। इजी टॉपिक है बट डीप, अगर वो एग्जाम्पल डाल देता है तो कंफ्यूज भी कर देगा। जो प्री नेटल पीरियड है उसमें पहले जर्मिनल होगा, देन एम्ब्रायनिक, और उसके बाद फेटल। 0 से 2 पहले जो 2 वीक है उसमें जर्मिनल पीरियड होता है। एम्ब्रॉयडरी पीरियड 3 से 8 वीक का होता है, और फिर 9 वीक जो नोवा वीक है और जो बर्थ है वो फेटल पीरियड में आता है। एडोलसेंस पीरियड 13 से 19 साल का होता है, जिसे हम ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ हम जा रहे हैं, एक ट्रांजिशन हो रहा है। स्टैनले हॉल है जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस, इम्पॉर्टेंट है ये बुक, PYQs में आई हुई है। स्टैनली हॉल की बुक है जिसका नाम है एडोलसेंस, ठीक है। उसमें एक लाइन आती है कि एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी जो एडोलसेंस पीरियड होता है वो स्ट्रेस का और स्टॉर्म का पीरियड होता है। तो ये जो लाइन है वो इसी बुक की है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस टू फॉर्म एन आइडेंटिटी इन दिस स्टेज, कि यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी कैसे डेवलप करेंगे। फिर इसके बाद आपकी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि अगर हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो वो एक स्टैटिक एस्पेक्ट है, जबकि इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक एस्पेक्ट है। भाई हेरिडिटी एक तरह से स्थिर ही है ना, उसमें बार बार चेंज नहीं होंगे, फिक्स होंगे। स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन से ही स्टार्ट हो जाता है।
इन्वायरमेंट में हमारे आसपास की चीज़ें हैं, सोशलिंग है, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, है ना, वो सारी बातें हैं, तो ये डायनामिक होगा। अच्छा, दो तरह के ट्विन्स होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं और एक फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल में क्या होगा कि उन्हें मोनोजाइगोटिक बोलते हैं, और फ्रेटर्नल जो ट्विन्स हैं उन्हें डाइजाइगोटिक बोलते हैं। इसमें जो जुड़वा बच्चे होंगे वो सिमिलर होंगे बाय द फेस, बट इसमें क्या है, उनके फेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसे फ्रेटर्नल ट्विन्स बोलते हैं। चलो, हेरिडिटी जो है वो एक नेचर का कॉन्सेप्ट है, जबकि इन्वायरमेंट नर्चर का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन भी पेपर का ही है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। नेचर हेरिडिटी का नेचर है, जबकि इन्वायरमेंट क्या है, नर्चर करने का काम करता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल पार्ट है और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के एलिमेंट इसके अंदर हैं। उसके बाद डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये भी याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से बनता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो डेवलपमेंट से आते हैं। तो क्वेश्चन पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ट्रांसफर होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, यानी आप यहाँ प्रिडिक्शन लगाते हो। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि भाई हर एक बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हो रही है, सब में सेम नहीं हो सकती, सब में अलग अलग होएगी। प्रिंसिपल फॉर द यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी जब डेवलपमेंट होती है तो वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगी और वो पैटर्न सभी में डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। अब अगर हम कहें कि जन्म हुआ, जन्म के बाद चाइल्डहुड आएगा और उसके बाद एडोलसेंस आएगी, देन अडल्टहुड आएगा, है ना, तो उसमें कोई टाइम पीरियड में कोई चेंज तो हो नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले ही अडल्टहुड आ जाएगा और बाद में उसमें जो है वो एडोलसेंस आएगी, है ना, तो वो उसका एक फिक्स पैटर्न है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है कि भाई जो डेवलपमेंट है उसमें एक डायरेक्शन जो है वो काम करती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी चीज़ों को जोड़ करके रखा जाता है, हर एक सिंगल एस्पेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है, यानी जो एस्पेक्ट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, ये जो आपके एस्पेक्ट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, तो अभी पढ़ा ही था हमने कि मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों एक साथ चलती हैं। प्रिंसिपल जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो एक लीनियर फॉर्म में है या फिर स्पाइरल फॉर्म में है, डिपेंड करता है लर्नर के ऊपर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के, विद एग्जाम्पल्स आपको इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल डाल के भी क्वेश्चन आता है, तो हमें इसका पता होना चाहिए टॉपिक का। यहाँ तक के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट इन दोनों एस्पेक्ट से लिए गए हैं, यहाँ से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सोशलाइजेशन। बेसिकली जो सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि लर्नर अडेप्ट करता है अपनी सोशल नॉर्म, सोशल वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़, कि सोसाइटी में उसे क्या कुछ मिलता है, कहाँ से वो क्या सीख रहा है, वो उसका सोशलाइजेशन है। जैसे अगर हम कहें कि भाई एक लर्नर किस तरह के माहौल में रहता है, वो उस माहौल से ही चीज़ें सीखेगा। Socialization is a process through which a biological child acquire the specific cultural identity. सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक बायोलॉजिकल चाइल्ड सोसाइटी में अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी डेवलप करता है। ठीक है, उसके बाद एरिस्टोटल ने एक डेफिनेशन दी है कि मैन इज़ अ सोशल मैन या सोशल बीइंग या सोशल एनिमल है। ठीक है, बाय नेचर वो सोशल होता है, लेकिन अगर वो गलत संगति में है या गलत तरह की एक्टिविटी में है तो वो
एंटी सोशल भी बन सकता है, अनसोशल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह के लोगों के साथ वो खेलता कूदता है। तो उसमें जल्दी ही एक्सीडेंटली अनसोशल एलिमेंट भी आ सकते हैं। सोशलाइजेशन में हमारे टाइप्स आएंगे, जैसे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, एंटीसिपेटरी है, डेवलपमेंटल है और रीसोशलाइजेशन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन है कि भाई लर्नर जब अपनी फैमिली के साथ रहता है तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। लेकिन अगर वो एक न्यूक्लियर फैमिली में है जहाँ पे मेंबर ही कम है, तो उसमें उसकी डेवलपमेंट थोड़ी कम होती है, या यूँ कहें कि स्लो होती है। लेकिन अगर एक जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ी जल्दी होएगी, वहाँ सोशलाइजेशन उसको ज़्यादा मिलेगा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसका नेबरहुड है, उसका पड़ोस है, या उसका स्कूल है जहाँ पर वो जाकर के सीखता है कुछ। ठीक है, स्कूल में उसके फ्रेंड्स बनेंगे, टीचर्स आएंगे, तो टीचर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। एंटीसिपेटरी क्या है कि एंटीसिपेट विद द ग्रुप, कि लाइक इसमें क्या होता है सोशलाइजेशन में कि फैमिली के अंदर कोई नया मेंबर जो है वो जुड़ा है, तो नया मेंबर ग्रुप के साथ जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लेता है। वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है कि जैसे घर में एक नई डॉटर इन लॉ आई है, तो उसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। परिवार की जो वो है, फैमिली की जो भी एक्सपेक्टेशंस है उन्हें पूरा करने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है कि जो इन्वायरमेंट में, सिचुएशन में हमें मिलता है ना, हम रैंडमली भी सीख सकते हैं चीज़ें। लाइक किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ आपने कोई इवेंट देखा, तो वहाँ से कोई चीज़ आपने सीखी, है ना, ऐसे करके। और रीसोशलाइजेशन है कि थ्रू आउट द लाइफ हम सीखते ही रहते हैं, कभी भी सोशलाइजेशन ख़त्म नहीं होता। कोई भी नई चीज़ जाएंगे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भी आप एक ही जगह हमेशा रहेंगे, हमेशा कभी ना कभी तो हमें अपना प्लेस चेंज करना ही पड़ेगा। और जब भी प्लेस चेंज होगा वहीं पर नया सोशलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा हमारे लिए। सोशलाइजेशन एक सोशल बीइंग है जो सोशल आइडेंटिटी बनाने का काम करता है और एक हैबिट डेवलप करता है। कोऑपरेटिव और टॉलरेंस, ये भी सारे हमारे सोशलाइजेशन का पार्ट है। टॉलरेंस का मतलब है सहनशीलता, आप कितने ज़्यादा सहनशील होके काम करते हो वो भी सोशलाइजेशन में ही आता है। सोशलाइजेशन के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट आएंगे, जैसे फैमिली है, आपका पीयर ग्रुप है, आपका स्कूल है, या जो मीडिया है, ये सब इसके एजेंट हैं। सोशलाइजेशन को क्या चीज़ अफेक्ट करती है, लाइक आपका नेशनैलिटी, कहाँ से बिलोंग करते हो, जेंडर मेल है या फीमेल है, कल्चर है, आपकी सोसाइटी है, लैंग्वेज है, इकोनॉमी है और बुक्स वगैरह रीडिंग है ना, ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती है। चलो, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी याद रखिएगा, रिवर्स नहीं हो सकता है। इसमें कि वर्डिंग थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, इंटरनलाइजेशन और एक्लचरेशन। इंटरनलाइजेशन है अडेप्ट द वेरियस कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं और अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, और कम्युनिकेशन के दौरान हमें कुछ सीखने को मिला, वो है इंटरनलाइजेशन। और आ कल्चरलाइजेशन है डोमिनेटिंग टू स्पेसिफिक कल्चर, आप जिस कल्चर में रहते हो उस कल्चर में रहकर आपने कल्चर से रिलेटेड जो भी कुछ सीखा है, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो किसका पार्ट है, आ कल्चरेशन का पार्ट है। इंडिविजुअल हु हैव नॉट बीन सोशलाइज्ड इन सेम वे as the majority of people are often considered by their society to be mentally ill, abnormal और deviant। कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को सोशलाइज नहीं कर पा रहा, या सोसाइटी में जो है वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहा, तो उसे मेंटली इल या फिर एबनॉर्मल जो है वो बोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ डेफिसिट होंगे, कमियां होंगी, तो एंटी सोशल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, वही है अनसोशल कह लो,
या एंटी सोशल कह लो, एक ही चीज़ है। उसके बाद थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन में सबसे पहला नाम है हमारा इकोलॉजिकल मॉडल, जो है ब्रोनफ्रेम-ब्रेमर का। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला जो मॉडल है इस पे बार बार क्वेश्चन आता है। इसके निमोनिक्स याद रखिए, MME MC। ठीक है, टॉक्स अबाउट द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो चिल्ड्रन पर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस पड़ता है उससे ये डिस्कस करता है। और दिस थियरी एक्सप्लेन द चेंजेस दैट हैपन इन चाइल्ड, एक चाइल्ड में जो भी चेंज हो रहा है उसको ये बताता है। सबसे पहले माइक्रो सिस्टम है, इसमें हमारे पास है पेरेंट्स एंड स्कूल विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व। बच्चा जिसके साथ एकदम मतलब जल्दी से इन्वॉल्व होएगा वो उसका माइक्रो सिस्टम है, या तो वो स्कूल में ऐसा हो सकता है या फिर पेरेंट्स में। फिर उसके बाद है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम होता है कि जब ये माइक्रो वेरिएबल आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो मीजो सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक्जो सिस्टम है कि उसका चिल्ड्रन के ऊपर जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, जैसे पेरेंट के प्रोफेशन से वो कुछ सीख लेता है, कोई सोशल मीडिया है वहाँ से कुछ सीख रहा है, पेरेंट्स के रिलेशनशिप से वो कुछ सीखता है, उनके फैमिली डिस्प्यूट से भी उसे सीखने को मिलेगा, है ना। तो वो एक्जो सिस्टम है जो इनडायरेक्टली उसके दिमाग पर असर डाल रहे हैं। मैक्रो सिस्टम इज बेसिकली कल्चर, किस कल्चर में वो डेवलप हुआ है वो चीज़। और क्रोनो सिस्टम इज़ द ऑर्डर ऑफ सीरीज, जो टाइम पीरियड के मुताबिक चेंज जो है वो होते रहते हैं। एक आपकी कोली की एक थियरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी। ये कह रहा है कि भाई हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसा प्रिटेंड करना चाहते हैं, ये चीज़ है इसमें कि एवरी वन डेवलप हिज और हर आइडेंटिटी विद द रेफरेंस टू हाउ अदर्स थिंक एंड परसीव हिम और हर एंड हाउ ही और सी टेक द अदर परसेप्शन। भाई दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, उसकी परसेप्शन क्या है, उस मुताबिक हम अपने आप को तैयार करते हैं, आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। ठीक, एडोलसेंस जो है वो ईगो सेंट्रिज्म कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। क्लियर है सारी बातें। उसके बाद आपके टीचिंग मेथड है, जैसे एक स्टोरी टेलिंग मेथड होता है जो पुराने टाइम में होता था, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इसे बोलते हैं। कहानी और कथन विधि बोलते हैं, इमेजिनेशन पर बेस्ड है। ठीक है,